हेलो, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी टाइम हो चुका है वीडियो आए हुए। उसके पीछे रीज़न सिंपल है कि पेपर जो 2 का फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका था, बच्चों के प्री बोर्ड्स या फिर बोर्ड्स आने वाले हैं। तो मैं खुद चाहता हूं कि अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर करूं। उसके बाद तो टाइम मिलता है तो वीडियोस देख लीजिए। उसके बाद अगर एग्जाम खत्म हो जाएंगे फिर काफ़ी टाइम मिलेगा, हम लोग अच्छी तरह तैयारी कर लेंगे, तो डरने की जरूरत नहीं है। जो सीरीज चल रही है 2024, मतलब जो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से ये वीडियोस आ चुकी है। ये ऑलरेडी मैंने डाल दिया है एक टाइम लाइन, जिससे कि अगर आपने कुछ मिस करी है तो इन वीडियोस को जरूर देख लेना, क्योंकि 2024 के लिए बनाए गए डेडिकेटली। इसी के साथ साथ इंकिंग चैनल जो सेकंड चैनल है, वहाँ पर डेली जीके का चैलेंज चल रहा है। और मैंने बोला था कि 3 क्रैश कोर्स गिव अवे करने वाला हूँ, हर महीने होते रहेंगे। कुछ बच्चे लिटरली मैं उनको बहुत वैसा मुझे लग रहा है कि सिलेक्ट कैसे करूंगा मैं, लेकिन उन लोगों ने लगातार काम किया है। एंड मुझे इतना पता है क्रैश कोर्स सबको तो मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जिनको भी दूंगा बाकी बच्चों को कुछ सीखने को पक्का मिला होगा कि, लेकिन मेरी लिमिटेशन है ना, मैं सब लोगों को नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, उसका विनर मैं जल्दी अनाउंस करने वाला हूँ। अगर आप अभी देख रहे हैं, अभी चैलेंज चल रहा है, उसको जाकर कंप्लीट कर लीजिए। हो सकता है कि आपको भी एक फ्री क्रैश कोर्स मिल जाए। ठीक है, इसी के साथ साथ आज जो वीडियो डिस्कस करने वाले हैं, आज है हमारे जीके की सीरीज में होने वाला है, सन पाथ के ऊपर है, बिल्डिंग ओरिएंटेशन के ऊपर है। ये वीडियो का पहला पार्ट है, वीडियो 2 भी आने वाली है। लाइक अगर आप सपोर्ट करेंगे तो और क्वेश्चन भी लेकर आने वाला हूँ। बात ये आती है सर, क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं, मतलब हम क्यों पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को। तो देखो, जो 2024 में आपको जो एग्जाम होने वाला है नाटा का, उसका ये दिया हुआ पार्ट जो बी है, मतलब एमसीक्यूज, सिर्फ एमसीक्यूज क्वेश्चन ही आएंगे। ये तो हम लोग जानते हैं, ड्राइंग आती है, ड्राइंग इंक्लूड कर दी गई है नाटा में। तो जो एमसीक्यूज का पार्ट है, उसके 90 मीटर क्वेश्चन जो होने वाला है, उसके अंदर 120 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप इसमें ये पार्ट आएंगे, इसमें लिखा डिजाइन सेंसिटिविटी के बारे में, इसमें लिखा एबिलिटी टू ऑब्जर्व, रिकॉर्ड एंड एनालाइज। एनालाइज करना है पीपल, स्पेस, प्रोडक्ट, इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपको बिल्डिंग से रिलेटेड जो एनालाइज करके, आपको ऑब्जर्व करके एनालाइज करना है, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आपको सिर्फ एक्चुअल पता है ये बिल्डिंग कहाँ पर है, ऐसा नहीं है। आपको लॉजिक में सोचना पड़ेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं। ठीक है, करना क्या है अपने को, वीडियो आती रहेगी, वीडियो को पहले क्वेश्चन आए, क्वेश्चन को पोस्ट करना है, पोस्ट करने के बाद खुद ट्राई करना है, ट्राई करने के बाद उसको कमेंट करना। नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट अपने माइंड में लिख लेना कि मैं क्या करने वाला था, फिर उसका हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और तभी समझ में आएगा। बाकी क्रैश कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुके हैं, बीआर वर्कबुक अवेलेबल है, नाटा सेल्फ गाइड बुक अवेलेबल है विद लेटेस्ट मटेरियल, विद लेटेस्ट पैटर्न। नाटा सेल्फ गाइड बुक को अपडेट कर दिया गया है, लाइक ऑन द लेटेस्ट जो पैटर्न है, करंट अफेयर वायरस में एंड ऑल कर दिए गए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ओरिएंटेशन ऑफ अ बिल्डिंग इन टर्म्स ऑफ सन। मतलब क्या है कि प्राइमरी फैक्टर क्या है ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग। ओरिएंटेशन मतलब समझ क्या होता है, आपकी बिल्डिंग, लेट से कि एक बिल्डिंग इस तरह से है, वो किस तरह से रखी हुई है, उसका डिस्प्लेसमेंट किस तरह का है। लाइक ओरिएंटेशन का मतलब है ये सन की पाथ कहाँ पर है, वो किस डायरेक्शन में है, और इन सब चीजें बोलते हैं ओरिएंटेशन। तो ये बोला गया है कि जो किसी बिल्डिंग का ओरिएंटेशन का प्राइमरी फैक्टर सनपाथ में क्या होता है। तो सनपाथ से क्या फर्क पड़ता है कि टोपोग्राफी इतनी मैटर नहीं करती है, तो हम उसको नहीं बोलेंगे। विंड डायरेक्शन, कि विंड डायरेक्शन का थोड़ा बेनिफिट होता है कि आपकी विंड डायरेक्शन के साइड में है, तो अपना ट्राई करते हैं कि बिल्डिंग का ओरिएंटेशन उस तरह से हो। पर क्वेश्चन है सनपाथ कैसे विंड डायरेक्शन होती है क्या। अगर आपको क्लाइमेटोलॉजी आती है तो आपको पता होना चाहिए कि जो सन मूवमेंट की वजह से जो हमारे 3 जो विंड सिस्टम होते हैं, लाइक फेरल सेल, हैंडली सेल, पोलर सेल, वो शिफ्ट होते हैं। लेकिन वो प्राइमरी रीजन नहीं है। क्लाइमेटोलॉजी की वीडियोस में लेकर आने वाला हूँ, तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कुछ पढ़ेंगे। सोलर रेडिएशन, हाँ ये है इसका सही आंसर, क्योंकि सन पाथ का मतलब क्या होता है, कौन सी डायरेक्शन में सन की रेडिएशन ज्यादा आने वाली है, कौन सी डायरेक्शन में सन की रेडिएशन बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। अभी क्वेश्चन आएंगे से बोला जाता है कि नॉर्दर्न लाइट को हम बोलते हैं शेडोलेस लाइट, वहां पर डायरेक्ट सनलाइट पहुंचते ही नहीं है, तो वहां पर सोलर रेडिएशन 0 होगा। इस साइड में क्या होगा, मॉर्निंग के टाइम आएगी, वेस्ट साइड में इवनिंग के टाइम आएगी, साउथ साइड में अच्छी खासी आएगी। क्यों, सुबह के 11 बजे से लेकर शाम के 3-4 बजे तक साउथ साइड में ही आपको लाइट देखने को मिलेगी। बट अगेन ये कौन सी डायरेक्शन, कौन सी हेमिस्फीयर के लिए है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए। अभी हम सब कुछ बात करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत ईजी था, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर which direction should window be predominantly oriented to maximize natural light and warmth। समझते हैं, पॉइंट इज मेरा स्टाइलस काम कर रहा है। हाँ चलो, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में बात चल रही है कि इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जहां पर इंडिया लोकेटेड है, इक्वेटर से वाला पार्ट जो बोलते हैं उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, नॉर्थ पोल वाला। ठीक है, मतलब यार दिस इज अवर अर्थ, जो ये है ये इक्वेटर 0 डिग्री और 90 डिग्री, तो जो ये वाला है दिस कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है, कहीं यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, विच डायरेक्शन शुड विंडोज बी प्रीडोमिनेटली ओरिएंटेड टू मैक्सिमाइज द नेचुरल लाइट एंड वार्मथ। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं।
ये कहना चाहता है कि आपकी जो लोकेशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, और आप चाहते हो कि जो नेचुरल लाइट ज़्यादा आए, जिससे कि वार्म है, मतलब जो वार्मनेस है वो भी ज़्यादा आए, आपको अवॉइड नहीं करनी है ना, टू गेट टू मैक्सिमाइज। ये भी फर्क पड़ता है क्या? हाँ, फर्क पड़ता है। ऐसा मान के चलो, अगर आपकी एक साइट है, आप एक अच्छे आर्किटेक्ट बन जाते हैं, आई विश ऐसा होने वाला है जल्दी, आपके पास एक क्लाइंट आता है, और क्लाइंट आता है आपको श्रीनगर का, और वो बोलता है कि मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हूँ, मुझे बिल्डिंग बनानी है, ठीक है। दूसरा क्लाइंट आता है, वो आता है लेट्स से जयपुर का। क्या दोनों के अंदर आपकी ओरिएंटेशन सेम होने वाला है? नहीं, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है ना, ये समझने वाली बात है। क्योंकि जयपुर, दिल्ली, जहां पर गर्मी पड़ती है, वहां पर आपका काम क्या होगा? टू गेट मिनिमाइज नेचुरल लाइट। आप नहीं चाहते हो कि लाइट ज्यादा है, ये गर्मी ज्यादा है, लेकिन अगर आपकी साइट शिमला में है, मनाली में है, श्रीनगर में है, जो भी हिल स्टेशन है, वहां पर आपको गर्मी चाहिए होती है, वार्मनेस चाहिए होती है, नेचुरल लाइट चाहिए होती है, तो दोनों के अंदर ये डिफरेंस है। तो मैंने बताया ना, क्लाइमेटोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ऐसा नहीं है कि आपको 2-3 फैक्ट बता दिए, उस समझने के लिए बड़ा मजा आने वाला है। कुछ दिनों के अंदर मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, अगर मुझे लगेगा तो मोटिवेशन तभी तो आएगा बनाने के लिए, ठीक है। चलो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर व्हिच डायरेक्शन शुड विंडोज बी प्रेडोमिनेंटली ओरिएंटेड टू मैक्सिमाइज नेचुरल लाइट एंड वार्मथ। देखो, सिंपल सा पॉइंट ही है, ये सन है और ये हमारी अर्थ है, तो सन हमारा क्या होता है, इस तरह से मूव करता है, इस तरह से, ठीक है। मतलब समर्स में सन यहाँ से निकलता है, इसकी तरफ से निकलता है, वेस्ट में सन सेट होता है, नॉर्थ में लाइट जाती ही नहीं है, और साउथ में पूरे दिन लाइट रहती है। मतलब हमारी बिल्डिंग ऐसा है, तो सन यहाँ से भाई साहब निकलेंगे, ऊपर होते हुए जाएंगे, तो मॉर्निंग टाइम में लाइट आएगी, यहाँ पर इस साइड में लाइट आएगी मॉर्निंग में, हाँ आएगी। क्या वहाँ पर सनलाइट, वहाँ पर विंडोज देनी चाहिए? हाँ, दे सकते हैं, किसने मना किया भाई? लाइट तो आ रही है ना सुबह को 7-8 बजे सनराइज से लेकर 10-11 बजे तक, सोच के देखो, ठीक है। अच्छा, वेस्ट में दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। ऐसे 4 बजे के बाद 5-6-7 बजे तक, जब तक सनसेट नहीं होगा, क्योंकि सनसेट तो दक्षिण में होने वाला है। क्या साउथ में दे सकते हैं? हाँ, इसमें भी दे सकते हो। क्यों? क्योंकि ज्यादा लाइट यहाँ आएगी। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है कि आप बताइए कौन से डायरेक्शन अच्छे रहेगी? तो ईस्ट में बुराई नहीं है, वेस्ट में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एप्रोप्रिएट कौन से देने वाले में? साउथ। क्यों? क्योंकि ज्यादातर टाइम आपको अच्छी सनलाइट कहां पर मिलेगी? 10 बजे से लेके शाम के 3-4 बजे तक। और कब होगा सर? साउथ डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर क्या होगा, आपके विंडोज कहां होने चाहिए? साउथ डायरेक्शन होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन का जो कैच किया है, ये कहना चाह रहा है मैक्सिमाइज, अगर आपको नेचुरल लाइट और वार्मनेस को कैच करना है, आपको चाहिए नेचुरल लाइट या वार्मनेस चाहिए, तो आप साउथ में रखेंगे, ठीक है। मतलब आपकी साइड जो कश्मीर में है। लेकिन मान लीजिए मैं क्वेश्चन बोल देता हूं कि बताते ही नहीं हो कि आपकी साइड क्या है, वो दिल्ली में है, तो आप नेचुरल लाइट या वार्म क्या करना चाहेंगे? आप उसको अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप कहीं भी करेंगे, साउथ में नहीं रखेंगे। आप बोलेंगे मॉर्निंग लाइट में झेल सकता हूँ, इवनिंग लाइट झेल सकता हूँ, साउथ में तो कौन पूरा दिन झेलता रहेगा ना। तो बेस्ट कौन से रहेगी? अगर आपको रिड्यूस करनी है, अगर आपकी साइड दिल्ली में है, तो आपका होना चाहिए इधर की तरफ, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट सनलाइट आएगी नहीं। क्लाइमेटोलॉजी के अंदर एक्चुअली मैंने कुछ क्वेश्चन देखे हैं, बच्चे मुझसे बोलते हैं सर से क्वेश्चन के जवाब क्या होगा, मैं कंफ्यूज आता हूँ बच्चों कैसे बताऊँ, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर ही बताना डिपेंड करता है साइड अभी कहाँ पर है। अब वो क्या है ना, कुछ क्वेश्चंस कुछ किताबों में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और कुछ बना कर दे रहे हैं, लोग बस उनको रट लेते हैं, जो एक्चुअली से काम नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो खैर, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, होप नहीं आया होगा तो मुझे बताना, मैं इसको प्रॉपर वीडियो बनाकर डाल दूंगा कि क्वेश्चन कैसे इन चीज़ों को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। बाकी चैनल पर आप जाएंगे, बुक्स में आप पढ़ेंगे, कोचिंग में भी होंगे, मैं किसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, तो शायद वहाँ पर इतना कंसर्ट मेहनत नहीं की जाती है। यहाँ पर मेरा है कि वीडियोस कम बनाओ, लेकिन ऐसे बनाओ कि बच्चा देख ले, उसके बाद उसको लगेंगे हाँ वो सीखने को मिला है, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे भी ये करने दीजिए, और मैं भी चाहता हूँ कि आप इसको सपोर्ट करें। टाइम की बाउंडेशन ना हो, बहुत पढ़ाई कर सकते हैं वो लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द नॉलेज ऑफ प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन इंपैक्ट बिल्डिंग डिजाइन? बहुत सिंपल है, अगर आपको पता हो कि विंड डायरेक्शन ऐसा मूव करती है कि साइड की, लाइक ये ऐसा मूव करती है, मतलब क्या है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती हैं, तो इसका आप कैसे यूज कर सकते हो बिल्डिंग में ना? हाउ डज द नॉलेज ऑफ प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन इंपैक्ट बिल्डिंग डिजाइन? क्या होगा इसका? इसके ऑप्शन बहुत इजी है, तो वैसे आप सोल्व कर सकते हैं। आज आप सोच लिया होगा, देखते हैं। इट हेल्प्स इन चूजिंग पेंट कलर। क्या पेंट कलर से क्या फर्क पड़ता है कि विंड डायरेक्शन कुछ भी हो? नहीं, कुछ भी। इट एड्स इन ऑप्टिमाइज नेचुरल वेंटिलेशन। हाँ, ये काम हो सकता है, समझते हैं। आपके विंडो जो आपके डोर लाइक विंड जो है वेस्ट टू वेस्ट मूव करती है, आपकी जो क्या है बिल्डिंग ये है। अगर आप मान लीजिए विंडोज यहाँ दे देते हैं और लाइक विंडोज यहाँ देते हैं, क्या काम होगा इसका? वेंटिलेशन हो पाएगा? नहीं भैया, क्योंकि आपने दिया ही साइड है। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप देते हैं इस यहाँ पर विंडोज देते हैं और यहाँ पर देते हैं, अपना ईजी हो गया ना सर्कुलेट करना, विंडोज विंड के थ्रू वेंटिलेशन करना, कितना आसान हो चुका है ये काम।
है ना। सो इट एड्स इन ऑप्टिमाइजिंग नेचुरल वेंटिलेशन, तो नेचुरल वेंटिलेशन का काम अच्छा किया जा सकता है। इट इन्फ्लुएंसेस द चॉइस ऑफ फ्लोरिंग मटेरियल। फ्लोरिंग मटेरियल से क्या मतलब विंड्स का? नहीं, इट डिटरमाइंस द रूफ शेप। गाड़ी फ्लाई बनानी है, मतलब एरोडायनामिक फ्लाई बनाना है अपने को, रूफ तो जो रूफ का जो शेप होती है वो क्लाइमेट के हिसाब से डिसाइड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन कंट्रीज में आपने स्लोपिंग रूफ देखी होगी, कश्मीर में जाओ वहाँ भी देखने को मिलेगी, दिल्ली में नहीं मिलेगी आपको। क्यों? वहाँ पर स्लोपिंग रूफ क्यों है? क्योंकि अगर वहाँ रेनफॉल अच्छी खासी होती है या स्नोफॉल होती है, आप नहीं चाहते कि रूफ के ऊपर कुछ स्नो जम जाए, गिर जाए, है ना। ऐसे ही आप वहाँ के प्लांट्स चेक करो, इन्वायरमेंट, आप क्लाइमेट जो है, हम बात करते हैं इकोलॉजी इन्वायरमेंट, वहाँ पर आप देखेंगे कि जो इक्वेटोरियल के जो फॉरेस्ट होते हैं उनकी नीव्स बड़ी होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी होती हैं। अब जाओगे आप हिली रीजन में तो पाम्स होते हैं, वहाँ पर पतली पतली चीड़ का पेड़ होगा, बहुत ही पतले पतले, इसको बोलते हैं कोनीफेरस, यहाँ पर कौन बने हुए होते हैं। तो ये नेचर एडप्ट कर रही है अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, हमारा आर्किटेक्चर भी ऐसा करना चाहिए, है ना। तो सिंपल क्वेश्चन। चलिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ओवरहैंग और अ शेडिंग डिवाइस इन आर्किटेक्चरल डिजाइन? आपने कैप लगाई है, हेड लगाई है, क्या होता है ये मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरा स्टाइलस में ऑन करता हूं तो टेक्स्ट भी खुल जाता है। खैर छोड़ो, ये कैप है आपकी, और आप क्यों लगाते हो बताओ? जो आप देखते हैं ना ओवरहैंग शेडिंग, जो शेडिंग डिवाइस है, जो ये है, इसका काम क्या होता है? एस्थेटिकल एनहांसमेंट हो सकती है। आप बोलो सर कैप तो मैं लगाता हूँ, लेकिन कैप की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्डिंग डिजाइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इसको छज्जा बोल सकते हैं ना, छज्जा जो लगाते हैं बिल्डिंग्स पे, वो एस्थेटिक इन्वेस्टमेंट होती है। मुझे नहीं लगता ये सही है, अप्रोप्रिएट है, अगर होती भी होगी बट इट इज नॉट अ प्राइमरी, है ना। मैक्सिमाइजिंग डे लाइट, डे लाइट को मैक्सिमाइज करने के लिए, भाई नाम से देखो क्या बोला है, शेडिंग डिवाइस, डे लाइट तो कम करने के लिए बोला जाएगा, तो मैक्सिमाइजिंग डे लाइट तो नहीं होगी। अगर बोले मिनिमाइजिंग, मिनिमाइजिंग बेटर वर्ड नहीं है, रेगुलेटिंग डे लाइट विल बी बेटर, है ना। चलो, कंट्रोलिंग सोलर हीट गेन, हाँ कंट्रोल वर्ड भी बहुत अच्छा है ना, कि आप कंट्रोल कर रहे हो, कंट्रोल कम ज्यादा की बात नहीं कर रहे हैं, डिपेंड करता है आप किस तरह से वर्टिकल प्रोजेक्शंस हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस हैं, ये सब चीजें है ना, उसी के हिसाब से आएंगे कि मूवमेंट कैसा सन का होता है, और सब कुछ है ना इतना इजी है समझना कि अच्छा वो फिर ऑटोमेटिक लगा हुआ होता है, अच्छा ऐसा ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो कंट्रोलिंग सोलर हीट गेन, हाँ ये ज्यादा ऑप्शन बेटर है कि आप जो हीट गेन है उसको कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हीट ज्यादा चाहिए तो आपकी प्रोजेक्शन इस तरह के बने हुए हैं, कम करना है तो वर्टिकल प्रोजेक्शन बना दिया, हॉरिजॉन्टल बना दिया, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द विंडो। रिड्यूसिंग बिल्डिंग हाइट, ये क्या मतलब है? बिल्डिंग हाइट कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया, ऑप्शन पूछ लिया, सो इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी इज मोर एप्रोप्रिएट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, जहाँ तक आप देख रहे होंगे। मुझे बहुत मेहनत लगती है इन क्वेश्चन समझाने में, मैं बहुत इजी बना सकता हूँ क्वेश्चन को, क्वेश्चन डिस्कस करें, आंसर करें क्वेश्चन की सब चीज़ें, पर मैं चाहता हूँ कि इंटरेस्टिंग होना चाहिए, आना चाहिए, जो एटलीस्ट बच्चे जो भी समझ रहे हैं, जो भी सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, उनको आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच सीजन शुड अ बिल्डिंग इन साउथ हेमिस्फीयर प्रायोरिटाइज शेडिंग टू प्रिवेंट ओवरहीटिंग? ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, पता है क्यों? क्योंकि इसमें बात की साउथर्न हेमिस्फीयर की। अब ये पूरा लॉजिक कैसे काम करता है? सन मूवमेंट वो काम करता है, सन पाथ मूवमेंट, सन कैसे मूव करता है, इसी वजह से बात करता है। अगर आपको ये आता है तो उसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन चलो फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। ड्यूरिंग विच सीजन शुड, वो पूछ रहा है कौन सा सीजन ऐसा होना चाहिए, समर है, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम है, शुड अ बिल्डिंग इन साउथ हेमिस्फीयर, कि बिल्डिंग जो है साउथर्न हेमिस्फीयर में है, प्रायोरिटाइजिंग शेडिंग टू प्रिवेंट ओवरहीटिंग, कि वहां पर शेडिंग मतलब वहां पर हीट आती है उसको कम करना है ना, प्रिवेंट ओवरहीटिंग। प्रिवेंट कब करेंगे आप, कैसे करेंगे प्रिवेंट? जब आपको शेड प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, ये तो समझ में आया मुझे। अब पॉइंट ये है कि जब आप प्रिवेंट कहाँ करेंगे, उस डायरेक्शन में करेंगे जहां पर सन सबसे पड़ता है ना, मतलब सन की जो हीट सबसे ज्यादा रहती है, ज्यादा टाइम तक रहती है, वहां पर आप शेडिंग डिवाइस अब लगाएंगे। तो सिंपल पॉइंट क्या है देखो, समझते हैं। ये हमारी अर्थ है, सन यहाँ से हम राइज करता है, वेस्ट में जाता है। आपकी मैं बहुत ईजी बना रहा हूँ, है ना, वैसे तो काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सन ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट में राइज करता है, वेस्ट में जाता है। आपकी बात चल रही है यहाँ पर साउथर्न हेमिस्फीयर की, तो मान लेता हूँ कि बिल्डिंग मेरी यहाँ कहीं होगी, है ना, मेरी बिल्डिंग कहाँ होगी? साउथ हेमिस्फीयर में है, यहाँ पर कहीं मेरी बिल्डिंग होगी। प्रायोरिटाइजिंग, तो ड्यूरिंग विच सीजन, तो आपको बताना है कि कौन से सीजन में आप चाहोगे कि शेडिंग डिवाइस लगानी है ना। क्वेश्चन ये तो है, ड्यूरिंग विच सीजन शुड अ बिल्डिंग इन साउथर्न हेमिस्फीयर प्रायोरिटाइज शेडिंग इन प्रिवेंट ओवरहीटिंग। फिर सिंपल सा मतलब ये है, तो कोई चीज़ जरूरत भी नहीं समझाने की, ये सिम्बल्स में ही चाहिए होगा।
अगर आपको ओवर हीटिंग से बचाना है तो समर में बचाना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन एक्चुअली ये भी नहीं है कि ड्यूरिंग दिस सीजन शुड अ बिल्डिंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कर दो ना, यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर प्रोटेजिंग शेडिंग प्रिवेंट ओवर हीटिंग, तो ये भी समर ही होगा। आप विंटर्स में कैप, लाइक समर्स में ही आप कैप पहनते हो, मतलब जो शेडिंग वाली होती है ना, बचने के लिए। हाँ, शिमला जाओगे तो आप कैप नहीं पहनोगे, आपको सनलाइट चाहिए। गोवा जाओगे तो डायरेक्ट सनलाइट से बचने के लिए आपको चाहिए होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलो, व्हाट रोल डज द लैटिट्यूड ऑफ अ लोकेशन प्ले इन डिटरमाइनिंग द ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग? क्या होता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड? पता है क्या होता है? देखिए, ऐसा मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है, आप इस पॉइंट पर हैं, मुझे कैसे बताओगे? अगर आप इस पॉइंट पर हैं, आप मुझे कैसे बताओगे? तो आप बोलेंगे सर मुझे कोऑर्डिनेट भेज रहा हूँ मैं। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो मतलब एक आपको चाहिए होगा एक्स एक्सिस, एक चाहिए होगा वाई एक्सिस पर। सर ये जेड एक्सिस नहीं हो सकता क्या? अभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम आमतौर पर नॉर्मल लाइफ में 99.99% हम अर्थ के उस पर रहते हैं, तो हम ना तो धरती के नीचे रहते हैं ना ये उड़ते हैं। हाँ, हो सकता है कि ऐसे 20-30-50 साल के बाद हमारे जो कॉलोनीज बनना स्टार्ट हो जाए स्काई में, तो हमें जेड एक्सिस भी चाहिए होगा। अभी के लिए एक्स वाई से कहाँ हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट रोल डज द लैटिट्यूड ऑफ ए लोकेशन बिल्डिंग डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग। तो ये जो होता है, अगर मान लीजिए, तो आप उसकी क्या बताएंगे? आप बताएंगे सर मेरी जो एक्स डायरेक्शन ये है, लेट्स से कि 10 ईस्ट एंड 45 नॉर्थ, तो मैं बोलूँगा 10 वाली लाइन ये है, 45 वाली ये आ चुकी है, तो दिस इज योर लोकेशन। तो होता क्या है कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ को यहाँ से नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इनको कनेक्ट करते हुए हमने ये बना दी है। इनको बोला था लॉन्गिट्यूड, LONGITUDES, लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, और जो दिस इक्वेटर, इसको बोला जाता है लैटिट्यूड। मैं लिख देता हूँ लैटिट्यूड, ये है, ये 0 डिग्री है। ऐसे ही आप जाएंगे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 60, 70, 80, 90, तो 90 डिग्री नॉर्थ बोलेंगे या नॉर्थ पोल बोल देते हैं। ऐसे साउथ में आएंगे 0 से लेके 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, 50, 60, 70, और यहाँ पर आपका जाएगा 90 डिग्री साउथ। सिंपल है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट रोल डज द लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब ये वाले, इनको बोला जाता है पैरेलल्स। क्यों? ये एक दूसरे पैरेलल है। आप चाहते हैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ मैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के ऊपर एक डिटेल में, उसके बारे में मुझे बताना, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी मतलब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट की तरह आप ट्रीट कर सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये आर्किटेक्चर में जुड़ा हुआ भी है। सो व्हाट रोल डज द लैटिट्यूड ऑफ ए लोकेशन, तो मतलब ये लैटिट्यूड के बारे में बात कर रहा है, प्लेज इन डिटरमाइनिंग द ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग। क्या काम करता है भाई? मतलब मैं ऐसा मान लेते हैं, पेंशन करूँ मैं कलर, लेट्स से आपकी बिल्डिंग यहाँ पर है, लैटिट्यूड के बारे में बात कर रहा है। इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, कुछ भी, मतलब बिल्डिंग मटेरियल का इतना खास फर्क पड़ेगा। अफेक्ट द एंगल ऑफ रूफ स्लोप, ये हो सकता है कि रूफ स्लोप के एंगल, लेकिन वो कुछ डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं डालेगा उस पर, तो ये भी है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी ऑप्शन देखते हैं। डिटरमाइनिंग द आइडियल ओरिएंटेशन फॉर सोलर पैनल, अच्छा ठीक है। इंपैक्ट द एंगल एंड पोजिशन ऑफ द सन इन द स्काई, ये कह रहा है हाँ, क्योंकि लैटिट्यूड के हिसाब से आपको एंगल और पोजीशन पर पता चलेगा सन का। मतलब क्या है भाई? अगर आपकी बिल्डिंग, मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाऊं, चलो देखते हैं। मान लीजिए दिस इज अवर अर्थ, उसको बेटर है क्या ऐसे बना देते हैं। अगर मान लीजिए ये दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री, आपकी बिल्डिंग यहाँ पर है, एक बिल्डिंग आपकी यहाँ पर है, तो सन यहाँ से राइज करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका एंगल आएगा इस तरह से। लेकिन अगर मान लीजिए बिल्डिंग आपकी कश्मीर से आ गए है, लेट्स से कि आपकी है अलास्का में, तो वहाँ पर सन है ना सामने से निकलता है ना, मतलब इट लुक लाइक दिस की बिल्डिंग आपकी ये है और सन ऐसा करके ऐसा निकल के जाता है इस तरह से। तो आपको आता है, अगर आपकी इक्वेटर पर साइड है, आपके यहाँ पर है, मैं आपको इस तरह डायरेक्शन बता रहा हूँ, आपकी इक्वेटर के पास है तो सन आपके ऊपर होगा, बिल्कुल ऊपर होगा। लेकिन अगर आप जैसे ऊपर जाएंगे तो कभी ऊपर जाएगा ही नहीं। तो इससे क्या बदलता है कि जो सन की जो पोजिशन है उसका एंगल क्या बढ़ने वाला है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। सो इट इम्पैक्ट्स द एंगल एंड पोजिशन ऑफ द सन इन द स्काई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Why is it important to consider the site microclimate in architectural design? ये भाई सब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? ये बोल रहे हैं कि मुझे आप ये बताओ कि कोई भी साइट है, उस साइट पे कुछ काम करने वाले हो, तो उसका माइक्रो क्लाइमेट क्यों जरूरी है? Why is it important to consider the site microclimate in architectural design? वो आप समझते हैं क्या होता है माइक्रो क्लाइमेट? छोटा क्लाइमेट। अब छोटा क्या? इट इज इन रिलेशन, रिलेटिव है ये। अगर आप पूरी दुनिया की बात कर रहे हो और अपने इंडिया को लेकर चल रहे हो तो इंडिया का माइक्रो क्लाइमेट हो जाएगा। अगर आप इंडिया को बढ़ा लेकर चल रहे हो तो स्टेट का माइक्रो क्लाइमेट हो जाएगा। अगर आप स्टेट की बात करो डिस्ट्रिक्ट माइक्रो क्लाइमेट हो सकता है। अगर आप मान लीजिए
आप एक सिटी को कंपेयर कर रहे हैं, सिटी का छोटा सा पार्ट है वो माइक्रो क्लाइमेट हो गया, और अगर आप छोटे पार्ट के बारे में कुछ पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका माइक्रो क्लाइमेट हो गया। सो माइक्रो क्लाइमेट रिलेटेड कि आप किससे बात कर रहे हो, माइक्रो में छोटा होगा, अगर आप बड़े से बात कर रहे हो तो किसी बड़े से कंपेयर कर रहे हो तो माइक्रो क्लाइमेट हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, कभी आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप सिटी में जा रहे हो, गाड़ी बैठे हुए जा रहे हो, या बाइक पे जा रहे हो, गाड़ी में ले जा रहे हो, गाड़ी में हवा नहीं लगती है तो थोड़ा सा टेम्परेचर नहीं, लेट से आप और आपके दोस्त बैठे हुए जा रहे हैं, साइकिल पे बैठे हुए जा रहे हैं, जैसे सिटी आया तो आपने क्या फील किया है कि टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग, लेट्स से कि यहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, जैसे भी आप जाते हैं 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, सिटी में जाओगे तो यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, फिर जाएंगे सब बाहर निकलोगे तो अगेन 22 20 डिग्री ऐसे होना स्टार्ट हो जाता है। इस पूरे कंसेप्ट क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल दिस थिंग, इसका नाम है, मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसे क्या बोला जाता है, ठीक है। तो जो भी तरह का माइक्रो क्लाइमेट का एग्जांपल हुआ, हाँ उस पर्टिकुलर अगर हम बात करें कंपेरिजन द नेबरहुड तो हम उसको बोले माइक्रो क्लाइमेट। तो क्यों जरूरी है, टू सेलेक्ट सुटेबल इंटीरियर फर्निशिंग, नहीं यार ये तो कुछ ऐसा सही है, लिव इट। टू डिटरमाइन द बिल्डिंग हाइट का माइक्रो क्लाइमेट का इफेक्ट पड़ सकता है, आप लॉजिकली लगाना चाहो तो कुछ भी लगा दो, लेकिन देखा जाए तो डायरेक्टली तो कुछ नहीं पड़ रहा है ना, सो वी कैन इग्नोर दिस ऑप्शन। टू ऑप्टिमाइज एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंफर्ट, हाँ क्योंकि अगर आपको पता है कि आपकी जो साइट है वो वहां का टेम्परेचर नेबरहुड के साइट के टेम्परेचर से ज्यादा रहता है, तो आप अपनी बिल्डिंग को ऐसा ओरिएंट कर सकते हो, अपनी बिल्डिंग में सामान लगा सकते हो, ऐसा आर्टिफिशियली इनोवेशन कर सकते हो कि उसमें एनर्जी एफिशिएंसी बचे जा सके। मतलब क्या है, आपको पता है कि मेरी इस एरिया में जो टेम्परेचर वो ज़्यादा रहता है तो वेंटिलेशन प्रोवाइड कर देंगे, टेम्परेचर कम रहता होगा तो और भी तरीके हैं, पैसिव वेटिंग सिस्टम आते हैं, है ना, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। कंफर्ट, हाँ दोनों सेम चीज़, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बेटर। फोर्थ ऑप्शन क्या है, टू चूज एप्रोप्रिएट वॉल कलर, नहीं ये कुछ खास मुझे पसंद नहीं आ रहा है, सो ऑप्शन सी जो है वो सही है। अभी तक साथ में हो रहा है मेरे अभी, तो ठीक है थोड़ा सा और फोकस करते हैं, 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जितना मुझे अच्छा लग रहा है डिस्कस करते हुए तो आई होप आपको भी उतना अच्छा लग रहा होगा, नहीं लग रहा तो वजह बताना कमेंट सेक्शन में कि सर इतना मजा नहीं आया, कुछ वो पड़ता है। चलिए, हाउ डज द प्लेसमेंट ऑफ डेसिडियस ट्रीज अराउंड अ बिल्डिंग कंट्रीब्यूट टू एनर्जी एफिशिएंसी, हाउ डज द प्लेसमेंट ऑफ डेसिडियस ट्रीज अराउंड अ बिल्डिंग कंट्रीब्यूट टू एनर्जी एफिशिएंसी। फिर से पढ़ें क्वेश्चन, हाउ डज द प्लेसमेंट ऑफ डेसिडियस ट्रीज अराउंड अ बिल्डिंग कंट्रीब्यूट टू एनर्जी एफिशिएंसी। सर ये क्वेश्चन क्या है पहले समझते हैं। डेसिडियस ट्री का मतलब क्या होता है, डेसिडियस ट्री का मतलब क्या होता है कि ऐसे ट्रीज जो एक पर्टिकुलर सीजन में अपने जो लीव्स होते हैं उनको शेड कर देते हैं, कुछ जो बोलते हैं पत्ते जगह का बोला जाता है हिंदी में, कि ऐसा एक सीजन आता है जब जो ट्रीज होते हैं अपने पत्ते गिरा देते हैं, ऐसे ट्रीज को बोला जाता है डेसिडियस ट्रीज, ठीक है। नॉर्मल साइकिल होता है, हम भी तो फॉलो करते हैं, जैसे हमारी स्किन का होता है, आपने देखा होगा 2 साल के बाद हमारी स्किन जो ओल्ड स्किन होती है निकल जाती है, नहीं जाती है, आपने ऐसे ही आपने स्नेक को सुना होगा, ऐसे ही आपने देखा होगा जो आपके फ्लावर्स होते हैं, एक सीजन में फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट देख लो मैंगो का, मैंगो क्या करता है पूरे सीजन मतलब एक साल ऑफ साइकिल पूरा करता है, और मैंगोज होता है, फिर उसके जो सीड होता है उससे दूसरे प्लांट्स बनते हैं। तो डेसिडियस ट्रीज के होते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में अपने जो लीव्स होते हैं उनको शेड कर देते हैं। क्यों करते हैं, जब भी वो एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, जब उनको लगता है कि मुझे कर देने चाहिए। अब कैसा हो सकता है वो भी डिपेंड करता है, अगर मान लीजिए आपका जो प्लांट है वो है लद्दाख में, और लद्दाख की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो ठंड पड़ने वाले, विंटर्स में स्नोफॉल होगा, तो आप देखेंगे कि वहाँ के जो ट्रीज होते हैं विंटर्स में शेड कर देंगे। लेकिन अगर जो ट्री वो है जैसलमेर में तो वहाँ पर विंटर्स की प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर समर्स की प्रॉब्लम है, क्योंकि समर के अगर लीव्स होंगी तो सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ा तो प्रश्न ज़्यादा होगा, अब पानी वैसे ही नहीं है, गर्मी अच्छी खासी पड़ रही है और लीव्स और फैला रखे हैं आपने, तो ट्रीज क्या होते हैं समर्स में अपने ट्री जो लीव्स होते हैं शेड कर देते हैं। अगर आपको सीखना है ना आर्किटेक्चर का तो नेचर सीखो, वो सब दिखाया था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जो लोग यूज़ करते हैं ना नेचर में, जो अपने बिल्डिंग्स में, वो सब कुछ इंस्पायर्ड है नेचर से। तो क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि आपने अब समय डेसिडियस का ट्री का मतलब क्या होता है कि एक्सट्रीम टाइम में अपने जो ट्रीज जो लीव्स होती है वो शेड कर देती है। हाउ डज द प्लेसमेंट ऑफ ए डेसिडियस ट्रीज, आपकी बिल्डिंग ये है, आपने प्लांट्स यहाँ से लगा दिए डेसिडियस, ये कैसे हेल्प करेंगे, हाउ डज द प्लेसमेंट ऑफ बिल्डिंग डेसिडियस अराउंड द बिल्डिंग कंट्रीब्यूट टू एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव करेंगे। तो आप कैसे ट्रीज लगाओगे, आप ऐसे लगाओगे, सोचो कि भाई मेरी क्या है, ऐसा मानते हैं कि
दिस इज योर बिल्डिंग। आपको पता है कि मेरा सन यहाँ से राइज करता है और ऐसे निकल चला जाता है, ईस्ट से राइज करता है, वेस्ट में सेट होता है, और साउथ डायरेक्शन सबसे गंदी डायरेक्शन है, डायरेक्ट सनलाइट आती है। आप मान लेते हैं आप रहते हैं दिल्ली में रहते हैं, सिंपल है। इसको देखो पता है, साइडों को कोऑर्डिनेट करोगे ना तो ईजी हो जाएगा समझना। तो आप कैसे चाहोगे, आप चाहोगे कि मैंने जो है यहाँ पर मैं ट्रेज लगाऊंगा, तो बेटर ऑप्शन क्या है कि साउथ डायरेक्शन में ज़्यादा सनलाइट आती है, तो साउथ डायरेक्शन में ही मुझे ट्रेज लगाने चाहिए, शेडिंग करनी है। आप ये चाहोगे कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तब तो उसकी लीव्स बनी रहे जिससे कि सनलाइट डायरेक्टली ना आए, लेकिन जब विंटर्स हो जाए तो ट्रीज क्या करें, अपने जो लीव्स है वो शेड कर दें। इसका बेनिफिट क्या होगा, पत्ती रहेंगी नहीं तो डायरेक्ट सनलाइट जा पाएगी। यही तो हुआ। प्रोवाइड इंसुलेशन, इंसुलेशन डेसिडस नहीं कर पाएंगे, वो तो एवरग्रीन फॉरेस्ट कर पाएंगे। एवरग्रीन, वो एवरग्रीन भी कॉन्सेप्ट लगा होता है क्या वो, अभी तो सर आपने बोला कि एवरी ट्री फॉलो देयर साइकिल, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में साइकिल फॉलो नहीं करते हैं। अरे करते हैं, पर एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं उसमें कई सारे तरह के प्लांट्स होते हैं, तो कुछ जब आपको ही एवरग्रीन फॉरेस्ट जब भी देखने को मिलेंगे, एक वहाँ पर विंटर सन और विंटर समर्स ऑटम ये सीजन नहीं होता, वो पूरे के पूरे 12 महीने 12 के 12 महीने 365 दिन सेम टेम्परेचर सेम तरह का क्लाइमेट रहता है। तो ट्रीज को फ्रीडम होती है कि जब चाहे वो अपना साइकिल पूरा कर ले, तो कोई जरूरी नहीं है कि विंटर्स आएंगे तब करेंगे, वहाँ टेम्परेचर सेम है। तो जो प्लांट होता है अपनी मर्जी से करता रहता है, तो अगर 100 तरह के प्लांट्स हैं तो 10 कर रहे हैं, 90 तो फिर भी ग्रीन है, तो ओवरऑल देखने में एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखाई देते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इंसुलेशन करेंगे तो डेसिडस नहीं चाहिए होंगे वैसे, तो फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट चाहिए होंगे जो इंसुलेशन दबा देंगे, तो ये नहीं हुआ। ब्लॉक विंटर सनलाइट, आगे हम तो चाहते हैं नहीं विंटर सनलाइट क्यों चाहिए, अभी ठंड लग रही है दिल्ली में, तो हम तो चाहते हैं ना कि सनलाइट अच्छी खासी हो, तो नहीं। इनहेंस एस्थेटिक्स, एस्थेटिक क्या ना इनहेंस करेगा कुछ खासी है, हाँ बोल सकते हैं कि आपने देखा होगा यूरोपियन फोटोग्राफ जो फोटो होता है तो बहुत पूरी पूरी रोड पर लीव्स पड़ी होती है, बड़ी सुंदर फोटोग्राफ्स आती हैं, वो भी पॉइंट है, बट डायरेक्टली नहीं है ना। यहाँ पर लिखा कॉन्ट्रीब्यूट टू एनर्जी एफिशिएंसी, क्वेश्चन में देखो एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहा है, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द एस्थेटिक्स। ऑप्शन सी विल बी द बेटर ऑप्शन। क्या है, ऑफर शेड इन समर, तो गर्मियों में और शेड ऑफर करता है क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट ना आए, एंड अलाउ सनलाइट इन द विंटर्स, विंटर्स में सनलाइट आ जाए क्योंकि उसके जो लीव्स हो चुकी हैं वो शेड कर चुका है, तो अब वो आपको सिर्फ बीच का एक ट्री का ट्रंक दिखाई देगा, लीव्स नहीं दिखाई देंगे। क्लियर ऑप्शन। तो हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पैसिव सोलर डिजाइन which a building element is designed to absorb and store heat during the day and release it at night। देखो ये पैसिव सोलर डिजाइन में क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विच बिल्डिंग एलिमेंट, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो डिजाइन किया गया है किस काम के लिए, टू एब्जॉर्ब एंड स्टोर हीट ड्यूरिंग द डे एंड रिलीज इट द नाइट, कि दिन के टाइम में हीट को एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि सनलाइट आ रही है तो हमें तो वहाँ से मिल रही है। विंटर्स में मतलब जो कोल्ड नाइट होती हैं तो टेम्परेचर को कोल्ड को मॉडरेट करने के लिए क्या करेगा, वो जो हीट को करिए वो रिलीज कर दे नाइट में। जैसे इन्वर्टर समझ लो, जब लाइट आती है आप एनर्जी को स्टोर कर लेते हो, इलेक्ट्रिसिटी को लाइट चल में आती है उसको यूज़ कर लेते हो, तो ऐसा बोल रहा है। तो सोलर पैनल में एब्जॉर्ब कुछ नहीं करते हैं, ये फायदा करते हैं कि हीट को कर रहे हैं और रिलीज कर रहे हैं, नहीं है। इसका लाइट का काम क्या होता है, इसका लाइट देना, वहाँ डायरेक्ट लाइट नहीं आता, इसका लाइट का मतलब से चांदना में चाहिए, डिफ्यूज लाइट चाहिए, तो ये वो रिलीज नहीं करते। डे टाइम में लाइट आएगी तो आएगी, नाइट में नहीं आए तो नहीं आएगी, कहाँ से आएगी। लोअर विंडोज में क्या होता है, ये भी रेगुलेट करती हैं सनलाइट को, कितनी आपको लाइट चाहिए कितनी नहीं चाहिए। सही ऑप्शन क्या है इसका, ट्रॉम्बे वॉल। ट्रॉम्बे वॉल का कॉन्सेप्ट क्या है मैंने इसमें डाला नहीं है, देखो सिंपल होता है, ये आपका बिल्डिंग है और यहाँ आपका सन है मान लीजिए, तो हम ट्रॉम्बे वॉल ऐसा बना देते हैं इधर एक तरफ, और इसमें ब्लैक कलर की वॉल होती है, इसमें क्या होता है कि हीट एब्जॉर्ब करती है, तो ये पूरा टेम्परेचर जो होता है वार्म हो जाता है, ठीक है। अब सन इवनिंग हो चुकी है, सन चला गया है, तो जो ये टेम्परेचर स्टोर हुआ है ये क्या करता है, टेम्परेचर को इस पूरे एरिया को कंट्रोल करता है। दिस इज कॉल्ड द ट्रॉम्बे वॉल कॉन्सेप्ट। बाकी यूट्यूब पर जाकर देख लेना या गूगल पर जाओ देख लेना, या मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा तब समझा दूंगा आपको, ये कॉन्सेप्ट होता है ट्रॉम्बे वॉल का, ठीक है। तो बेटर ऑप्शन विल बी, इवन एप्रोप्रिएट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलो, why should a designer be mindful of the urban heat island efficient in city planning? मैंने कुछ देर पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप मुझे उसका जवाब दें कमेंट सेक्शन में। उसका जवाब जो है ना सही हुआ, अर्बन हीट आइलैंड। क्या कॉन्सेप्ट है ये, वो ये है कि जब भी हम एक अर्बन एरिया होता है, एक दिस इज अर्बन एरिया, तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है उसके नेबरहुड के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड।
अब क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न क्या हो सकते हैं भाई? एक तो पोल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाता है, इमिशंस हो रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, लोग ऐसे चला रहे हैं, वेहिकुलर एक्टिविटीज हो रही है, ट्रीज कम होते हैं, कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ द रोड्स, ऑफ द ग्राउंड नॉट द रोड्स। मतलब क्या है कि रेनफॉल होती है लेकिन पानी नहीं है, निकल गया हो, जो मिट्टी होती है वो गीली नहीं है, कॉन्क्रीट की है, ठंडा कहाँ से करेगी? तो टेम्परेचर अर्बन एरियाज का थोड़ा ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं अर्बन हीट। तो ये कह रहा है कि वाई शुड डिजाइनर बी माइंडफुल ऑफ द अर्बन हीट आइलैंड एफिशिएंट इन सिटी प्लानिंग। तो भाई इसके बारे में पता क्यों होना चाहिए? इनहेंस लोकल बायोडाइवर्सिटी, उससे क्या होगा? रिड्यूस एयर पोल्यूशन नहीं, मिटिगेट टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, प्रमोट वाटर कंजर्वेशन। यस, ऑप्शन नंबर जो सी है वो है, क्योंकि नाम से अर्बन हीट आइलैंड, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो द सॉल्यूशन लाइज इन द मैनेजिंग द टेम्परेचर। सो टेम्परेचर जो एक्सट्रीम देखने को मिलता है उसको मिटिगेट कर सकते हैं, उसको मैनेज किया जा सकता है कि अच्छा टेम्परेचर क्या है, देखा जाए तो समर से 40 सेंटीग्रेड होगा, बट यू आर लिविंग एट द सेंटर ऑफ दिल्ली तो आपको टेम्परेचर 45 तक जा सकता है, उसको मैनेज कर सकते हो। आई होप कि 10 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन और चाहिए और आप चाहते हो कि मैं और वीडियोस इन चीज़ों को डिस्कस किया जाए जो मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, वीडियोस लंबी होंगी, टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप पढ़ने वाले हो तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। मैं ऐसा नहीं चाहता इतनी मेहनत करके आपको पढ़ाऊँ सही तरीके से, ऐसा मटेरियल जो कहीं पर अवेलेबल नहीं है, और उसके बाद फिर वही 20-25 लाइक्स हैं, लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, वो नहीं चाहता हूँ। तो मुझे बता जरूर देना कि आपको चाहिए नहीं चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो मैं एटलीस्ट मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है? तो बाकी इंक चैनल पर आप जानते हैं कि बहुत कुछ चीज़ चल रही है, तो प्लीज़ इंक चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर मैं और भी कंटेंट लेकर आने वाला हूँ, बहुत कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा यहाँ पर। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।